हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर, जो कि 17/7/2016 को हुआ था। इसके बेसिस पे आप ये अनुमान लगाने में कामयाब होंगे कि आखिर जो बिहार सिविल कोड की परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा फ्रेंड, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो तो उसके लिए इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 20 तक अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर 22 तक अपलोड किया जा चुका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि 17/7/2016 को जो परीक्षा हुआ था उसी का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। तो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अन्य मोदी सरकार की योजनाएं हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपके आगामी एग्जामों में ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और पूछा जाए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। वहीं एक और इम्पोर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कार्यक्रम या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया है? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बोला गया 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी। तो पूछा जाए कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी, तो क्या स्थिति थी? तो इसकी संशोधित रेपो दर जो था वो 7.75% था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये 2015 की बात है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि अगस्त 2022 के अनुसार रेपो दर कितना है, तो ध्यान रखिएगा अगस्त 2022 के अनुसार जो रेपो दर है वो 5.40% कर दिया गया है। तो 5.40%। अगला है जीरोफ्थेल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? तो जीरोफ्थेल्मिया रोग जो होता है वो ध्यान रखिएगा, जीरोफ्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होगा? रेटिनॉल होगा। वहीं विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने पर थक्का नहीं जमता है। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और ध्यान रखिएगा विटामिन के का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है थियोक्विनोन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। कील अनुपस्थित होता है। तो कील अनुपस्थित होता है, तो ध्यान रखिएगा कील जो अनुपस्थित होता है वो बत्तख में कील अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य को अनुच्छेद 167 परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 78 ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। वहीं अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 में ध्यान रखिएगा कि महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता आप जानते हैं कि ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार को जो है कानून के विषयों में सलाह देने का काम यह करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सा है बताना है। तो ध्यान रखिए सबसे तेज मेमोरी हो जाएगी कैच मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? तो शरीर के अंदर विटामिन ए नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है और मानव शरीर में विटामिन ए यकृत जो लीवर होता है उसके अंदर स्टोर होता है। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो कौन से ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो शुक्र, यहाँ पे देखिए शुक्र जो है, शुक्र और बुध के पास अपना उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे शुक्र दिया हुआ है, तो शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक को फोबोस बोलते हैं, दूसरे को डीमोस के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला है निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की? तो श्रीलंकाई टीम की कप्तानी जो है वो जो अप्रैल 2014 में जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था T20, उसमें रशीद मलिंगा ने श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो भारतीय रेलवे का कोलकाता मेट्रो जोन जो है वो सबसे छोटा जोन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत भी याद रखनी है कि ये 24 अक्टूबर कोलकाता मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी वो 24 अक्टूबर 1984 में ये शुरू की गई थी। ठीक है। और यह भारत का 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वार्टजाइट का यांत्रित हुआ है? तो क्वार्टजाइट का यांत्रित हुआ है तो बलुआ पत्थर से, यानी क्वार्टजाइट जो बनता है वो बलुआ पत्थर से कायांतरित होकर बनता है। अरिहंत एक डैश है, तो अरिहंत क्या है ये आपको बताना है। अरिहंत एक परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है। तो परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे? तो 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ध्यान रखिएगा एसएस मुंद्रा शामिल हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले का नाम है माइकल डी पात्रा, दूसरे का नाम मुकेश जैन, तीसरे का नाम राजेश्वर राव और चौथे का नाम टी रविशंकर। ठीक है। तो अभी के भी डिप्टी गवर्नर आपको याद होने चाहिए, 4 हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भारत की निम्नलिखित में से
कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप जानते हैं जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पे मिलता है? महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? कहा गया 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहा गया 7वां जो 2015 में हुआ था वो किस रूस के शहर में हुआ था? तो रूस का एक उफा शहर है, वहाँ पे ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015 का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो इनमें से बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। आगे इंडिया मीन्स फ्रीडम किन की आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा ये अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? कौन सा देश ऐसा है जिसका संविधान लिखा नहीं हुआ है, अलिखित है? तो आंसर हो जाएगा यूके का संविधान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद के अंदर 7 तार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र को मुख्यतः 4 श्रेणियों में आप बांट सकते हैं। एक को तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र जो तार युक्त वाद्य यंत्र होता है, जैसे कि सितार, इकतारा, वीणा, सारंगी, तो इनको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है सुशीर वाद्य यंत्र, जो हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र हों वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, लाइक बांसुरी, शहनाई, ये सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तीसरा होता है औनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र हों, जैसे ढोल हो गया, तबला हो गया, नगाड़ा हो गया, तो इनको औनद वाद्य यंत्र बोलते हैं। और एक धातु वाद्य यंत्र होता है जो धातुओं से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे चिमटा, खड़ताल, मंजीरा, ये सारंगी, ये सारे वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, आगे आइए अगला कहा गया ल्यूमेन इकाई है। तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ज्योति तीव्रता की ये इकाई होती, ज्योति फ्लक्स की ये इकाई होती है ल्यूमेन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ की अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायालय पीठ प्रयागराज में स्थित है। वहीं आंध्र प्रदेश की न्यायालय पीठ अमरावती में स्थित है। मुंबई की जो है न्यायालय पीठ की बात करें तो मुंबई में स्थित है। छत्तीसगढ़ की न्यायालय पीठ की बात करें बिलासपुर में स्थित है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला कहा गया शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है। तो शुष्क बर्फ जो है कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है कहा गया अविस्मरणीय गीत गोविंद वंदे मातरम लिखा गया है। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम का पहला प्रकाशन 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास में हुआ था। ठीक है, और वंदे मातरम का सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन, आगे हम इंग्लिश को देखेंगे। इनमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहचान करनी है। कहा गया कि दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, तो कोई चीज़ जो शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम
उसको ध्यान रखिएगा ट्रांजिटरी बोलते हैं। कोई चीज़ जो है क्षणिक हो, क्षण भर के लिए रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें रोटेटरी का अर्थ क्या होता है? यानी किसी केंद्र या धुरी पर घूमने वाले को रोटेटरी के नाम से जानते हैं। रेगुलर का मतलब नियमित होता है, और रिपोजिटरी का अर्थ होता है भंडार या कोष। क्या होगा? भंडार या कोष। अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। एक व्यक्ति जो कि मतलब लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ है, लड़ाई को नापसंद करने वाला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेसिफिस्ट बोलते हैं। यानी अमन पसंद व्यक्ति, शांति में जो विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, उसको हम लोग पेसिफिस्ट के नाम से जानेंगे। कम्युनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मार्क्सवादी। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, और फासिस्ट का मतलब फांसीवादी। अगला है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। तो कोई भी बात मानने के लिए तैयार रहने वाले को क्या बोलते हैं? गलीबल बोलते हैं या क्रेडुलस बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो अपना दिमाग यूज ना करता हो, आप उसे कुछ भी कह दें, वो मानने के लिए तैयार हो जाए, तो क्रेडुलस कहलाएगा या गलीबल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्रेडुलस आपका दिया हुआ है, तो क्रेडुलस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने योग्य, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वासी, जिस पर आप भरोसा नहीं कर पाए। अगला आइए फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, उसी की पहचान करनी है। तो यहाँ पे पहला सही है, आर्डुअस की स्पेलिंग गलत है। ARDOUS लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आर्डुअस की स्पेलिंग जो होती है वो ध्यान रखिएगा, आर्डुअस ARDUOUS होती है, तो ये स्पेलिंग गलत है। बाकी आर्चरी, ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी ये सब सही हैं। आर्चरी का मतलब होता है धनुर्विद्या, और ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता, और वहीं अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। क्लियर? अगला आइए, अगला बोला गया अ पर्सन हु डैश इन हिज ओन एफर्ट्स हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अ पर्सन हु रियलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट्स हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें मिस स्पेल्ड वर्ड की पहचान करनी है। एनमी की स्पेलिंग जो है ENEMIES होगा, ENEMIES, ये गलत है। बाकी ऑर्थोडॉक्स, यूफोरिया और यूटिलिटेरियन ये सब सही हैं। एनमीज ENEMIES होगा। एनमीज का मतलब होता है शत्रु या बैरी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी। यूफोरिया का मतलब होता है परमानंद, और यूटिलिटेरियन का अर्थ होता है उपयोगितावादी। आइए फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें से मिस स्पेल्ड की पहचान करनी है। तो पहला हमारा हम देखें, ओशोफोगस, यही गलत हो गया। हार्ट सही है, डायफ्रेगम सही है, स्पाइन सही है। तो ईशोफोगस का स्पेलिंग होता है ESO। क्या होता है? ESO PHAGUS ईशोफेगस, यानी ग्रास नली, ये स्पेलिंग सही है। बाकी ओसोफेगस है तो ये गलत लिखा हुआ है। वहीं हार्ट की बात करें तो दिल, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और डायफ्राम तो डायफ्राम होता ही है। आगे हम बात करेंगे, कहा गया सी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा। ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। तो ऑल द डिसीजंस
however are likely to be taken by consensus। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आइए, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी, वेयर ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कहा गया सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेक सो सी डिसाइडेड टू डैश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेक सो सी हैड डिसाइडेड टू हैविंग टीथ रिमूव्ड, ऑप्शन नंबर यही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए अगला हम बात करते हैं, कहा गया एट वन टाइम मिस्टर राम डैश दिस मार्केट, एट वन टाइम मिस्टर राम ओन्ड दिस मार्केट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आइए, बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी एंटोनिम्स की पहचान करनी है, विपरीतार्थक बताना है। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है कोई दो चीज़ जो एक दूसरे को अनाकर्षित करती हों, एक दूसरे से दूर भागती हों, उसको रिपेल के नाम से जानते हैं। रिपेल का मतलब ही होता है हटाना, त्यागना, दूर भागना, ठीक है। तो रिपेल का उल्टा क्या होगा? अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। रिपेल का अपोजिट अट्रैक्ट हो जाएगी। अन्य वर्ड है जैसे कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, वहीं अटेंड का मतलब होता है शामिल होना, और कंसंट्रेट का मतलब होता है एकाग्र होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है अपेलिंग। अपेलिंग की अगर हम बात करें तो अपेलिंग का मतलब होता है डरावना। क्या होता है? डरावना। तो जब भी अपेलिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब डरावना होगा, और इसका अपोजिट की बात अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अपोजिट क्या होगा तो कंसोलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट हो जाएगा। स्कैरिंग का मतलब भी डरावना होता है। वहीं हॉरिफाइंग की बात करें तो इसका भी मतलब डरावना होता है। शॉकिंग का मतलब होता है दुखद। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंसोलिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, पेसिफाई का अपोजिट अगर बात करी जाए, पेसिफाई, तो पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्या अर्थ होता है? शांत करना। और हम शांत करना का अपोजिट अगर आपसे बोलें तो हो जाएगा इनरेज। इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। वहीं थ्रेटन की बात करें तो धमकाना, चैलेंजेस की बात करें तो चुनौती देना, और क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। ठीक है। अगला आइए, कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन। तो इनमें बेस्ट एक्सप्रेशन की पहचान करनी है। तो आप देखिए, कहा गया बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का सिमिलर बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बैकवर्ड का अर्थ होता है इशारा करना या बुलाना, इशारा करना या बुलाना। तो इसका समानार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर अपना सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कॉल्ड इसका सबसे सूटेबल आंसर होगा। कॉल्ड का भी मतलब होता है बुलाना, इशारा करना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। और इसका अगर पूछा जाए आपसे कि समानार्थी शब्द कौन सा होगा तो स्टबर्न हो जाएगा। स्टबर्न का भी मतलब होता है जिद्दी। तो इसका समानार्थी डी आंसर हो जाएगा। वहीं हम प्रीटी की बात करें तो प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, है ना, प्यारा। और सिली की बात करें तो सिली का अर्थ होता है मूर्खाधिराज, मूर्ख। और स्टबर्न आपको बता ही दिया, जिद्दी। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहा गया डेक्रीपिट्यूड। तो डेक्रीपिट्यूड का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो डेक्रीपिट्यूड का मतलब ध्यान रखिएगा दुर्बलता होता है। क्या होता है? दुर्बलता। डेक्रीपिट्यूड का अर्थ होता है दुर्बलता। अब इसका समानार्थी पूछा जाए तो समानार्थी हो जाएगा फीबलनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी का भी अर्थ होता है दुर्बलता। क्राउड का मतलब होता है भीड़। कूलनेस का मतलब होता है शांत स्वभाव का।
और वहीं डिजीज का मतलब होता है बीमारी, है ना। अगला है आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। तो आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, यहाँ पे ऑफ आंसर हो जाएगा। द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा द स्काई इज ओवरकास्ट वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला है द कैंडिडेट एक्सपेडिशन वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया इडियम्स की सही इडियम्स का अर्थ बताना है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट अ हम्बल पाई। तो ईट अ हम्बल पाई का अर्थ होता है टू हैव टू अपोलोजाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। तो एन ओपन बुक का मतलब वन दैट हैड नो सीक्रेट्स। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, इन्होंने कहा कि ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे कहा गया अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब आपको स्पष्ट करना है। तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट का अर्थ हो जाएगा विदाउट होली बिलीविंग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हिंदी को देखेंगे। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द की पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, असंगत बताना है। शारीरिक, अधि, दैहिक और मानसिक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अधि जो होगा ये बेमेल है, बाकी जो है शारीरिक, दैहिक और मानसिक ये सारे शरीर से रिलेटेड हैं। क्लियर हो गई। यहाँ पे अधि असंगत आपका विकल्प है, क्योंकि शारीरिक, दैहिक तथा मानसिक संगत शब्द है। वह मनुष्य के शरीर या मन से संबंधित विशेषण है, तो इसलिए ये एक जैसे हैं, लेकिन अधि अलग है। अगला है, कहा गया, ध्यान दीजिए, कहा गया कि मस्तिष्क, सिर, शीशा और शीर्ष। तो यहाँ पे आपको असंगत बताना है। तो यहाँ पे शीर्ष असंगत हो जाएगा। मस्तक, शीर्ष और शीश ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला है कठिनाई, जटिलता, खेद और समस्या। तो इनमें से अलग कौन सा है? तो इनमें से अलग की बात करें, कठिनाई, जटिलता, समस्या ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन खेद जो है ये असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा होगा, यानी स्वर्ग का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो धौ। धौ का मतलब भी स्वर्ग होता है। भागीरथी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो भागीरथी का पर्यायवाची होता है गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। वहीं हम भागीरथी की पर्यायवाची क्या होती है? गंगा हमने जान लिया। साथ में आगे हम बात करें अन्य भागीरथी की पर्यायवाची की, तो देव सरिता, देव नदी, सूरसरी, मंदाकिनी, जहानवी, पापछलिका आदि ये भी सारे भागीरथी के पर्यायवाची होते हैं। अगला है रात्रि। रात्रि का अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यायवाची बताइए, तो रात्रि का जो पर्यायवाची होता है वो विभावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं हम रात्रि के अन्य पर्यायवाची की बात करें, रजनी, निशा, निशित, तमी, विवा, ये सारे रात्रि के अन्य पर्यायवाची होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस की बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है नील गाय में कौन सा समास है? नीला हो जो गाय। तो इसमें नील गाय में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो पर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये अधिकरण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, छ कहा गया कि छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ जो वर्ण है ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, क और श से, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उन्नति में कौन सा, उन्नति में कौन सी संधि है। तो उन्नति में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। अगला आइए, रेखांकित, रेखांकित की बात करें तो रेखांकित में कौन सी संधि है पूछा गया है। तो रेखांकित में दीर्घ संधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। संसार की बात करें, किसकी बात करें, संसार, संसार में कौन सी संधि है। तो संसार में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है, अगर आपसे बोला जाए कि चलिए दशानन में कौन सा समास है, तो दस धन आनन, दस धन आनन, यानी जिसके 10 सिर हों वो दशानन है। तो ये ध्यान रखिएगा, दशानन में जब हम जिस समास, मतलब कोई ऐसा समास जिसमें संख्या पहले आती है, वैसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन में, दशानन की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 10 हो आनंद जिसके, यानी जिसके आनंद 10 हो, जिसकी मस्तिष्क 10 हो, उसको दशानन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये रावण को कहा जा रहा है, तो साधारण अर्थ छोड़कर जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। यहाँ पे पीताम्बर की बात कर रहे हैं, तो पीला हो अंबर जिसका, जो पीला कपड़ा पहन ले उसको पीताम्बर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे विष्णु की बात हो रही है, ये साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगला है यथाशक्ति, यथाशक्ति की बात करें तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला आइए, इन कहा गया कि मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। कहा गया अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या होता है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है, 99 का फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा किसी चक्कर में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा जाए कौन सा है, तो पृथ्वीराज राशो है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। तितली किसकी रचना है। तो तितली की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कि इसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। आगे हम बात करें, अगला कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिनमें भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, ये सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। अगला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो यशोधरा काव्य से ली गई हैं। यशोधरा काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा करी गई है, जिसका प्रकाशन ध्यान रखिएगा 1933 में किया गया था। और यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की कहानी को केंद्र में रखा गया है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास की भाषा जो थी
वो साधुकड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कबीरदास की अन्य रचनाएं बीजक, सुख निधन, बसंत, शब्द, ये सारे कबीरदास की अन्य रचनाएं हैं। कबीरदास की काव्य भाषा अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी इनकी काव्य भाषा है। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।